नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। आज शुरू में मैं आपको कुछ बड़ी खबरें दे देता हूं, उसके बाद हम विश्लेषण पर आएंगे। तो जो पहली खबर है वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को जो फंड दे रहे थे वो रोक दिया है। उन्होंने साफ कहा कि चाइना के साथ मिलकर डब्ल्यूएचओ ने ये जो कोरोना वायरस चाइनीज वायरस फैलाया है उसके एवज में ये फंड रोका गया। उन्होंने कहा कि ये कुप्रबंधन किया गया है। इसको लेकर यूनाइटेड नेशन और यूएस आमने सामने आ गए हैं। यूनाइटेड नेशन के महासचिव ने कहा कि अभी फंड नहीं रोका जाना चाहिए, लेकिन ये जो एक बड़ी बात शुरू से सामने आ रही थी कि डब्ल्यूएचओ चाइना के साथ मिलकर इस वायरस को फैलाया, हमने और आपने भी लगातार इसको उजागर किया, वो उस दिशा में एक बड़ी कार्रवाई बढ़ रही है। दूसरी खबर दिल्ली के एक अस्पताल से है जिसमें जमाती ने एक महिला डॉक्टर को छेड़ा है। विरोध करने पर पूरी भीड़ जो है जुट गई, महिला स्टाफ को भागना पड़ा। ये उस मानसिकता का द्योतक है जो कोरोना जिहाद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले कहा कि स्टाफ के साथ, मेडिकल स्टाफ के साथ अच्छा बर्ताव करना है, लेकिन जमाती जिहादी आप जानते हैं महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। और जब वो निकले ही हैं अपने शरीर को जैविक हथियार बनाकर, तो वो कहाँ से अच्छा बर्ताव करेंगे। तो 25 मरीज उसमें एडमिट थे। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल दिल्ली सरकार के अधीन आता है, वहाँ का ये मामला है। और वार्ड 5 में जो है उसने महिला डॉक्टरों पर अभद्र टिप्पणी किया। जब पुरुष स्टाफ ने बचाव किया तो ये पूरी भीड़ उग्र हो गई। साफ क्लियर है कि आप जमातियों से बच कर रहे, अपने घर की महिलाओं को भी बचा कर रहे हैं। जो इलाज कर रहा है उसके प्रति ही ये अमानुषिक हैं, ये असुर जैसा इनका बर्ताव है। तीसरी खबर है कि चाइना, जब पता चल रहा है चाइना एक्सपोज हो रहा है चारों तरफ, तो उसने जो है अपने मेकांग नदी का पानी रोक दिया है। 4 देशों में हाहाकार मचा हुआ है, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में पूरे और कल परसों उन्होंने हथियार का पूरा जो है ट्रेनिंग प्रशिक्षण, मिसाइल दागे थे। तो चाइना पूरी दुनिया को धमकाना चाहता है। कम्युनिस्ट चाइना और इस्लामिस्ट वर्ल्ड जो है ये मिलकर मानवता को त्राही त्राही करवा रहा है। अब मैं आपको भारत में आता हूं और यही 2 पैटर्न है जो आपको दिखेगा। कल मुंबई में बांद्रा में जो मस्जिद पर भीड़ जुटी थी, उसमें जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो विनय दुबे है, जिसने अपनी वीडियो में ये पूरे फेसबुक पे और सब जगह वीडियो में फैलाया कि 18-20 बसों की व्यवस्था उसने की है और वो जो लेबर हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको अपने अपने राज्य में पहुंचाया जाएगा, ये अफवाह हो रहा है। लेकिन आपसे मीडिया ने एक बात नहीं कहा होगा, पुलिस की जांच में एक बात सामने आया है कि वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के बहुत करीब था। अनिल देशमुख एनसीपी का नेता है, शरद पवार की पार्टी का, और महाराष्ट्र का गृह मंत्री है। जब उससे पुलिस ने पूछताछ की तो ये आरोप है कि उसने कहा उसे मंत्रालय में मीटिंग के लिए बुलाया गया था कि यूपी में बस भेजो। यानी महाराष्ट्र सरकार इस साजिश में शामिल थी, ये पहली बार साबित हो रहा है। अभी पूछताछ चल रही है उस विनय दुबे से। उसने साफ, जो सोर्स बताते हैं, साफ पुलिस में कहा है कि मुझे मीटिंग के लिए मंत्रालय में बुलाया गया था कि बस यूपी बिहार भेजना है। अभी यूपी का नाम उसने दिया है, बस यूपी भेजना है। यानी सरकार, उद्धव सरकार इसमें शामिल, संलिप्तता साफ दिख रही है। और उद्धव ठाकरे का जो बेटा है उसके ट्वीट से भी इसका खुलासा होता है कि इसमें महाराष्ट्र सरकार बड़े पैमाने पे शामिल है, एक्सपोज होना चाहिए। अगली खबर है जो हम और आप लगातार उठा रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक मौलाना साद के खिलाफ कमज़ोर धाराओं में केस क्यों दर्ज कर रखा है। ये सिर्फ सोशल मीडिया की जीत है। मौलाना साद अभी पकड़ा नहीं गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो ये स्वस्थ आलोचना हो रही थी सरकार की,
जितने लोग भी कर रहे थे उसका आज प्रभाव दिखा। और आज दिल्ली पुलिस ने उस पर आईपीसी की धारा 304 भी लगा दिया है, जो गैर इरादतन हत्या का धारा है। अब और ये गैर जमानती है, इसके लिए इसको अदालत जाना होगा। इससे पहले जो दिल्ली पुलिस ने इस मौलाना साद पर लगाया था धारा, वो इतने कमज़ोर थे कि थाने से भी उसको जमानत मिल जाती। इसीलिए हम लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर दिल्ली पुलिस सरकार साद को क्यों बचाना चाहती है। लेकिन आज जो आईपीसी की धारा 304 लगाई गई है मौलाना साद पर, वो अगर दोषी साबित होता है इसमें, तो 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा है। और इसमें करीब करीब 1900 तबलीगियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। तो सोशल मीडिया पे आप अपना दबाव, अपना प्रभाव संयमित भाषा में ज़रूर बनाए रखिए। सरकार हमारी है, और जब साउंड बाइट होता है, जनता ही जनार्दन है, तो सरकार भी आपकी सुनती है। वरना आपको आश्चर्य होगा, जो मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था, कि निजामुद्दीन में जो मौलाना को गिरफ्तार करने या उस मरकज में पहुंचने में दिल्ली पुलिस के पसीने छूट रहे थे। और आपको बताऊं कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जो आईएनएस की टीम है, वो करीब निजामुद्दीन थाना के जो परिसर है उसमें वो बना हुआ है, वहाँ अस्थायी कार्यालय बना हुआ था, अभी तक उसमें ताला लगा हुआ था। एनएसआई की, फिर से सुनिए, मौलाना साद और उसके लोगों को पहले कमज़ोर धारा में मामला दर्ज किया गया, इसलिए मैं उठा रहा था, हम सब उठा रहे थे। उसके बाद जो निजामुद्दीन थाना है उसमें एक अस्थायी कार्यालय बनाकर दिया गया एनएसआई को और आईएनएस को। उसके बाद जो कार्यालय बनाकर दिया गया उसमें अभी तक ताला जड़ा हुआ था, इसीलिए इस चीज़ों को उठाया जा रहा था। बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जाती है, लेकिन आज ये मामला एक परिणति पर पहुंचा और मजबूत धारा में केस दर्ज हुआ। ये हम सबको एक कहिए कि सोशल मीडिया का, मीडिया तो नहीं कहिएगा, सोशल मीडिया पे जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके लगातार ये आपत्ति उठाने का, और ख़ासकर इसमें मोदी सरकार समर्थकों का मैं ज़्यादा श्रेय दूंगा, क्योंकि उन्होंने विरोध किया। कभी कम्युनिस्ट कांग्रेस के जो चमचे होते हैं वो कभी विरोध नहीं करते, मोदी सरकार के समर्थकों ने विरोध किया। ये प्रेशर गृह मंत्रालय पे पड़ा, ये दिल्ली पुलिस पे पड़ा, सरकार नज़र रखती है, और उसका परिणाम ये हुआ कि गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ इतने बड़े पैमाने पे, उम्र कैद तक की मैक्सिमम सजा है उसमें। तो ये आपकी जीत है, इसलिए अपनी बात कहने से मत हिचकिए, खुलकर कहिए। आप सरकार के हित में ही कह रहे हैं, आंखें खोल रहे हैं, तो आंखें खोलने आपको आना जो है चाहिए। तो इसलिए इस चीज़ को समझ लीजिए कि अभी तक साद के खिलाफ जो जांच थी उस कार्यालय में ताला लटका हुआ था, इस बात को समझिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सब विनोद दुबे वाला भी आपको मैंने बताया, इसमें जो ये महाराष्ट्र में जो है इसको बुलाया था गृह मंत्री ने। उससे एक और बात साफ हुई है कि वो उसका जो पूरा अभियान है वो एंटी मोदी था, सीए और एनआरसी के खिलाफ है, और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अभियान चला रहा था। तो कांग्रेस को आप एक दिमाग में रखिएगा, एनसीपी कांग्रेस का ही उस तरह से पार्ट है, पूरी सरकार उसमें इन्वॉल्वमेंट है। अब मैं जो आपको बताता जाऊंगा उसको आप कांग्रेस से जोड़ते जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस पूरे लॉकडाउन को खत्म करने में कांग्रेस एक आप कहिए कि एक गुलदस्ता है, जिसमें कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट सब एक साथ मिलकर कैसे बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहला केस मैं लेता हूं, और इसमें बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग आया है, इस सबको नोट करते जाइएगा, बहुत धीरे धीरे मैं बता रहा हूं। तो पहला केस लेता हूं अभी मैं आपको, इस कोरोना से पहले, कोरोना जिहाद से पहले दिल्ली का दंगा हुआ था, और दिल्ली के दंगे में बड़ी गिरफ्तारी हो रही है, सारे कांग्रेस के लीडर गिरफ्तार हो रहे हैं, विदेशी फंड का मामला सामने आ रहा है। लॉकडाउन जो को विफल बनाने का जो बड़ा प्रयास चल रहा है कांग्रेस से की तरफ से, उसकी बहुत बड़ी वजह है कश्मीर एनएस जो कांग्रेस की जो एनएस महिला है सफोरा जरगर
उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है दिल्ली दंगों में। सफोरा जरगर पहली महिला नहीं है जो दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। उससे पहले महिला कांग्रेस की एक लीडर इशरत जहां को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये भी जाफराबाद दिल्ली दंगा भड़काने वाले में शामिल थे। इशरत जहां वो पुरानी गुजरात वाली नहीं, और अब सफोरा जरगर। सफोरा जरगर का जो आप देखेंगे कि उसका जो प्रोफाइलिंग की गई है गिरफ्तारी के बाद, तो वो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन सलमान निजामी के साथ उसके रिश्ते उजागर हुए हैं। सलमान निजामी के साथ उसके रिश्ते उजागर हुए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यानी दिल्ली दंगे में बड़े पैमाने पर कांग्रेस के कश्मीर और मुस्लिम लीडर शामिल थे। याद रखिएगा, गोधरा में ट्रेन जलाने में कांग्रेस के मुस्लिम लीडर शामिल थे, जिनको सजा मिली, फांसी तक की सजा मिली। तो दिल्ली को जलाने में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के मुस्लिम लीडर भी शामिल थे। ये इस गिरफ्तारी से पता चला है। सफोरा जरगर उस महिला का नाम है, सफोरा जरगर। सफोरा जरगर आपको बताऊं, सफोरा जरगर का जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा है तो पता चला है कि यूनाइटेड नेशन का एक एनजीओ या वेबसाइट है द पोलिस प्रोजेक्ट, वो इनको फंड करता था। एंटी इंडिया लॉबी है जो दंगे भड़काने में, यानी फॉरेन फंडिंग का इस मामले में जांच चल रहा है, जांच रिपोर्ट सामने आ रही है। और ये इसमें एक बड़े पत्रकार का, मुस्लिम पत्रकार है, उसका नाम है आकिब खान, उसका नाम भी सामने आ रहा है। आकिब खान नाम है। और आकिब खान के बारे में भी पता चलता है, सफोरा जरगर के बारे में भी पता चलता है कि ये सब जो है प्रोफेशनली विदेशी फॉरेन फंडेड के जो है एनजीओज के साथ जुड़े हुए थे। सफोरा जरगर कांग्रेस की छात्र विंग की नेता थी। जब आर्टिकल 370 हटाया गया, फिर सीए हुआ, एनआरसी हुआ, ये सब उस कंटिन्यूटी में विदेशी फंड से भारत के खिलाफ काम कर रहे थे। इसमें एक बड़े जर्मन एनजीओ का नाम आया है, रॉबर्ट बॉश जो है करके, जो एक बड़ी कंपनी है, वो उस कंपनी के एनजीओ का नाम सामने आया है, जो ये पत्रकार आकिब खान है उससे जुड़ा हुआ है। सफोरा उससे जुड़ी हुई है। इन सब ने विदेशी फंड लेकर भारत में दिल्ली में दंगे करवाए, भारत में दिल्ली में दंगे करवाए। और आज जब ये गिरफ्तारी हुई है तो आशुतोष जैसे जो तो सोकॉल्ड पत्रकार थे, वो सब समर्थन में उतर गए हैं कि अभी लॉकडाउन में गिरफ्तारी क्यों हो रही है। यही मैं आपको अर्बन नक्सल की गिरफ्तारी पे कहूंगा, आपको बताऊंगा आगे कि अभी लॉकडाउन में गिरफ्तारी क्यों हो रही है। यानी कि इस लॉकडाउन की आड़ में, लॉकडाउन को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है, वो बड़े पैमाने पर जो दंगों में और विदेशी फंड में इन्वॉल्व कांग्रेस के लीडर्स पकड़े जा रहे हैं, उसको लॉकडाउन को विफल करके उससे पूरा जो ध्यान ही हटाना नहीं है, सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास भी है। इसीलिए महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन तोड़ने का प्रयास हुआ, उसमें एनसीपी का ही एक जो है खुद वहां के गृह मंत्री के साथ बैठक करने वाला एक व्यक्ति सामने आया है, और यहां ये हो रहा है। यानी पूरा एक चक्रव्यूह बनाया गया। विदेशी फंडेड एनजीओ, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट और जिहादी, ये मिलकर 370 हटाए जाने के बाद से, सीए एनआरसी के बाद से कोरोना जिहाद तक, ये कंटिन्यूटी में ये टीम काम कर रही है। तो सफोरा जरगर का ये खुलासा हो गया है कि वो जो है कांग्रेस की छात्र विंग की नेता है, कश्मीरी है। इससे पहले कांग्रेस की एक और लेडी गिरफ्तार हो चुकी है दंगे में, इशरत जहां। उसका जो है उसका जो रिलेशन है वो एंटी इंडिया जो लॉबी है, द पोलिस प्रोजेक्ट है, उसके साथ स्थापित हुआ है। एक पत्रकार है आकिब खान, मुंबई में रहता है। वो पता चला है कि जर्मनी से ये लोग बड़े पैमाने पर फंड ले रहे थे। ये सब जांच का हिस्सा है। मोटा मोटा आपको बताऊं, कहोगे सरकार क्या कर रही है, तो जांच उसमें आगे बढ़ रहा है। उसके अलावा जो बड़े पैमाने पे माइग्रेंट वर्कर्स दिल्ली से लेकर और महाराष्ट्र तक धकेले जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं,
उसमें भी एक जर्मनी के बड़े एनजीओ का नाम सामने आया है। ये आपको बताऊं, इस मामले में 28 जनवरी को एक बैठक हुई थी जर्मन एम्बेसी में, जिसका नाम है डॉक्टर मार्टिन जो है जर्मन एम्बेसडर, और ये एनजीओ है जन साहस। जन साहस का जो सेक्रेटरी है आसिफ शेख। ये सब मुसलमान है, आप देखते जाइए। एक दुबे को छोड़ दीजिए, दुबे कांग्रेसी और एनसीपी है, दुबे के अलावा बाकी सब मुस्लिम हैं। आसिफ शेख, ये बैठक हुई थी, 50,000 यूरो इस एनजीओ को दिया गया था, 50,000 यूरो। ये बैठक हुई थी, एनजीओ को जो फंड किया गया था। लेकिन बाद में जब कोरोना हुआ तो इस एनजीओ ने, जन साहस ने, एक फर्जी माइग्रेंट्स वर्कर को लेकर एक फर्जी सर्वे कर दिया और दावा किया कि उसके पास 60,000 डाटा है। लेकिन जब लोगों से बात की गई तो पता चला लोगों तक ये पहुंचा ही नहीं है, और इसके आधार पर उसने एक बड़ी खबर, फेक न्यूज फैला दी कि देश के 42% वर्कर्स इससे निराश हैं और उनके पास तो वो अपने नेटिव पैलेस पे यानी अपने मूल स्थान पे जाना चाहते हैं। इसको बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेज ने चलाया, बड़ी बड़ी मीडिया हाउस ने चलाया, भारत के सभी मीडिया हाउस ने, बिना सर्च किए। यानी ट्रिगर दबाया गया माइग्रेंट वर्कर्स को दिल्ली से और मुंबई से धकेलने के लिए। इसमें भी जर्मनी जो है, जर्मनी के एक एनजीओ का फंड लगा, 50,000 यूरो लगा। और ये जो एनजीओ है जर्मनी का जिसने जन साहस को फंड किया, वो क्रिश्चियन धर्मांतरण के लिए काम करती है, धर्मांतरण के लिए, और तबलीगी जमात भी धर्मांतरण के लिए काम करता है। वो मुसलमान बनाता है, ये लोग क्रिश्चियन बनाते हैं, सॉफ्ट टारगेट हिंदू है। तो ये पूरा इशू जो है आपके सामने आया। अब आपको बताऊं कि आज एक और जो बवाल है पूरे मीडिया में, अल जजीरा से लेके और यहाँ के द वायर में सब जगह, कि दो लोग, एक तो गौतम नवलखा और दूसरा आनंद तुम्बड़े, ये दोनों भी गिरफ्तार हो चुके हैं अर्बन नक्सल। ये वही अर्बन नक्सल है जो भीमा कोरे गांव के लिए, जिन पर प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रचने का आरोप है। ये गौतम नवलखा, इसके रिश्ते भी पाकिस्तान और कश्मीर से मैं कई बार बता चुका हूं कि जब आईएसआई का एजेंट पकड़ा गया था अमेरिका में, गुलाम नबी फई, तो उसने जो खुलासे किए थे कि कौन कौन भारत में उसके पेरोल पे है, उसमें ये गौतम नवलखा भी था और ये आनंद तुम्बड़े। ये सब कल उन्होंने चयन किया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती का, दलित भीम मीम का कॉम्बिनेशन बनाकर, और इस साजिश को अंजाम दिया था। क्योंकि कल ही गौतम नवलखा और तुम्बड़े जो है उनकी गिरफ्तारी का रास्ता खुला, वो गिरफ्तार हुए और इन सबको 4 दिनों की कस्टडी में भेजा गया है। इसके खिलाफ अल जजीरा से लेके बीबीसी तक लगातार लिख रहा है। गौतम नवलखा का पूरा जो रिकॉर्ड है आपको मैं कई बार बता चुका हूं। और तो ये जब पूरी जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, उसमें बड़े पैमाने पे यही लोग, कांग्रेस, इस्लामिस्ट, कम्युनिस्ट यानी अर्बन नक्सल, ये मिलकर, पता चल रहा है कि मुंबई में कल अफवाह उड़ाया गया था। अब ये लोग गिरफ्तारी हुआ, उससे आप अपना लिंक कीजिए, उसके बाद ये सारा कालास्तानी शुरू हुआ है। और अफवाह उड़ाया गया था कि गाड़ी जो है मुंबई से चलेगी, लेकिन जब पुलिस ने अभी जांच की है तो ये ना कोई मैसेज मिला है, ना कोई व्हाट्सएप मिला है। और उसके बाद बांद्रा में जो भीड़ इकट्ठा हुई, दिल्ली मुंबई पुलिस इसकी भी जांच कर रही है कि ये अफवाह उड़ाया किसने था। और जब बांद्रा से तो कोई गाड़ी ही नहीं चलती बिहार यूपी के लिए, गाड़ी जो है बांद्रा टर्मिनस से भी छूटती है तो गुजरात और राजस्थान के लिए छूटती है। बिहार यूपी के लिए जो गाड़ी है वो दादर, एलटीटी, सीएसटी से खुलती है। तो यहाँ किसने पहुंचाया, उसकी भी पूरी जांच चल रही है। दुबे गिरफ्तार हुआ है, जिसने कहा है कि मुंबई का गृह मंत्री हमारे साथ बैठक करके कह रहा था बस चलवाओ। तो ये पूरा एक नेक्सस है, उस पूरे नेक्सस को, कड़ियों को आपको जोड़ना होगा, फिर जाके आप समझ पाएंगे, वरना ये बिखरी हुई कड़ी है। और इस पूरी कड़ी में विदेशी फंड शामिल है, एनजीओ देशद्रोही जो विदेशी फंड पे काम करते हुए एनजीओ शामिल हैं, कांग्रेस के जो दंगे में कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है वो शामिल हैं,
आपको एनसीपी, पूरी महाराष्ट्र सरकार शामिल है। अर्बन नक्सल्स जो गिरफ्तार हुए हैं, उस भीमा कोरे गांव में इन्होंने कितनी बड़ी हिंसा करवा दी थी, उन लोगों ने बांद्रा में उतारे हैं। दिल्ली की सरकार, पहले आप समझ चुके हैं, दिल्ली की सरकार और कांग्रेस दंगे में पूरी पूरी इनकी संलिप्तता सामने आ रही है और जमाती जिहादी हैं। यहां तक कि एक छोटे से शहर, और मेरा ही शहर है वो, समस्तीपुर में आज 9 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं जो जमाती हैं। घुसपैठी अवैध 9 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, टूरिस्ट वीजा पे घुसे थे और उसके बाद ये लोग तबलीगी जमात के साथ, इसलिए भारत के कोने कोने में आज भी ये घुसे हुए हैं। 6000 जमाती अभी भी गायब हैं। तो ये पूरा जो नेक्सस पंचमक्का हमने और आपने जो मिलकर बनाया है, वो पूरा नेक्सस इसमें काम कर रहा है। इससे आपको सतर्क और समझने की जरूरत है और लगातार मांग उठाने की जरूरत है, क्योंकि आपने मांग उठाया है तभी मौलाना साद के खिलाफ एक जो कमजोर धारा को थोड़ा मजबूत धारा में कन्वर्ट किया गया है। और जिस दफ्तर पे ताले लटके हुए थे, उस दफ्तर को खोला गया है साद की गिरफ्तारी के लिए। तो ये आपकी जीत है। मत घबराइए, सवाल पूछने से सवाल पूछिए, और जब आप सवाल पूछते हैं तो सरकार को एक प्रेशर भी पड़ता है और सरकार को ताकत मिलती है कि जनता की ये मांग है, फिर सरकार आगे बढ़ जाती है। जब जनता सोई रहती है तो सरकार भी कुछ नहीं करती। बहुत सारे लोग ऐसे चले आते हैं, संदीप जी अभी ये नहीं उठाना चाहिए, उनसे ज़्यादा मैं सरकार को समझता हूँ, सरकार के टॉप लीडरशिप को मैं जानता हूँ। मुझे मालूम है कि वो ये जो हम आवाज़ उठा रहे हैं वो सरकार को मदद कर रही है उनको इन देशद्रोहियों पे हाथ डालने में। आप नहीं आवाज़ उठाएंगे और आप संदीप जी ऐसे मत करिए, संदीप जी वैसे मत करिए, तो आप सिर्फ ये वीडियो देखने, वो वीडियो देखने, उसका पढ़ने, इसी में जीवन जाने वाला है। मेरा ये उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य एक्टिविज्म भी है जर्नलिज्म के साथ, ताकि अपनी पत्रकारिता से सही मैसेज सही जगह पर मैं प्लेस कर सकूं, ताकि जनता जो इतने अपेक्षा के साथ जिस सरकार को चुना है, वो सरकार उस अपेक्षाओं को पूरा करे, ताकि जनता खुश रहे और 330 भी जाए। वरना 303 कब 230 हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो अभी कह रहे हैं वो कल को दोष देंगे, कभी मोदी शाह योगी सबको अपनी कुंठा निकालेंगे। तो उस समय जो आप कुंठा निकालिएगा, आज सही कदम उठाइए, सही सवाल उठाइए, सभ्य भाषा में उठाइए। सरकार हमारी है, सरकार से सवाल करना हमारा कर्तव्य है, और इससे सरकार को बल मिलता है। स्वस्थ निंदक नियरे राखिए, आंगन कोटी छवाए। सरकार ये जानती है, खुद पीएम मोदी कहते हैं बार बार, स्वस्थ आलोचना कीजिए, उनके हाथ भी मजबूत करने जरूरी हैं। तो इसलिए आपको बता दूं कि साथ पे ये कार्रवाई, जिसकी मांग सरफोड़ के हम लोग कर रहे थे, वो कार्रवाई आज हुआ। कम से कम गैर इरादतन हत्या में इसको जमानत के लिए जाना पड़ेगा। गिरफ्तारी अभी भी नहीं हुई है, गिरफ्तारी अभी भी नहीं हुई है। अब गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अभी तक तो लुकआउट नोटिस में भी इतना लंबा विलंब हो रहा था, लेकिन आज 1900 के खिलाफ करीब करीब जो हैं लुकआउट नोटिस भी करीब करीब जारी किया गया है। तो ये एक अच्छी बात है कि हम और आप सही मुद्दे उठाते हैं और उन सही मुद्दों की एक कहीं अच्छी परिणति होती है। जाते जाते गुजरात का एक कांग्रेसी विधायक है, वो भी मुसलमान है, उसका नाम है इमरान, और वो भी जमातियों के संपर्क में आया था, और पॉजिटिव निकलने के बाद कोरोना, वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सबसे जाकर मिल आया। मामूली बात इसको मत समझिएगा। पॉजिटिव घोषित होने के बाद वो गुजरात के सीएम और डिप्टी सीएम सबसे जाकर मिल आया। कोहराम मचा हुआ है वहाँ पर। और गुजरात के सीएम जो है, अभी तो विजय रूपाणी ने कोरोना टेस्ट करवाया है, रिपोर्ट अभी निगेटिव ही है, लेकिन क्वारंटाइन में रहने को कहा गया है, क्योंकि कोरोना शुरू में रिपोर्ट के बाद निगेटिव होती है, बाद में पॉजिटिव हो जाता है। तो ये जो कांग्रेस, इस्लामिस्ट, कम्युनिस्ट, ये पूरा पैकेज है, ये पैकेज देशद्रोह का पूरा एक पैकेज मिलता है। उस पैकेज को विदेशी फंड करती है, और ये पैकेज देश तोड़ने के लिए हर बीमारी को भी आधार बना लेती है। ये पूरा एक पैकेज है। इस पैकेज को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। यही पैकेज पंचमक्कार पैकेज है। तो ये आपको बताऊं, इसलिए हमें, जब रणदीप सुरजेवाला और ये सब कह रहे हो कि गरीबों के लिए लॉकडाउन कहर है, तो ये समझिएगा
कि वो लॉकडाउन विफल करना चाहते हैं ताकि वो अपने कम्युनिस्ट आका, अपने विदेशी आकाओं को, मैक्सिमम लोगों को भारत में मारने का एक रिकॉर्ड दे सकें। ये 2009 में यही सरकार थी जिसमें 1800 लोग स्वाइन फ्लू से मर गए थे, 11,000 स्वाइन फ्लू से पीड़ित थे। ये कांग्रेस के डीएनए में ही विरोध है भारत का। आज वो जो लॉकडाउन के लिए कह रहे हैं, जिंदगी है तो आगे जाके कमाएंगे। और भारत सरकार ने जो 20 तारीख के बाद से कदम उठाए हैं उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत पैमाने पर खोला जा रहा है धीरे धीरे। तो मनरेगा के मजदूरों को, ग्रामीण सड़कों को जहां निर्माण हो रहा है, जहां मजदूरी हो रही है, बाकी औद्योगिक गतिविधियों को तो धीरे धीरे खोला जा रहा है। लेकिन सरकार अगर जान नहीं बचाती तो आज इटली और अमेरिका हमारे यहाँ फेल होते। लेकिन रणदीप सुरजेवाला, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जिहादी इस्लामिस्ट कम्युनिस्टों को इससे क्या लेना है कि आप मरते हैं या जीते। अभी के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। कोई क्वेश्चन है तो मैं ले लेता हूँ। धर्मेंद्र कुमार कह रहे हैं दिल्ली पुलिस जानती है मोहम्मद साद कहाँ छुपा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बात ये सही है। मनीष जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। ब्लेस ऑफ नेचर कैनेटल बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। एवीएस आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। उससे क्या कोरोना मामला ख़त्म होने के बाद कोई बड़ा क्रैकडाउन होगा? किस पर? साद पे? मुझे तो नहीं लगता इसको गिरफ्तार करना चाहिए अभी, क्योंकि इसकी गिरफ्तारी के बाद ये जो 6,000 तबलीगी जमाती छुपे हैं इनको बाहर निकालना आसान होगा। वरना ये समझ रहे हैं कि साद पे डायरेक्ट अल्लाह की रहमत है, वो गिरफ्तार नहीं होगा तो हमें भी गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। इसलिए साद की गिरफ्तारी महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज़रूरी है। जो ये कुतर्क किया जाता है अभी सुरक्षा बनाए रखना है, अभी समथिंग, अगर भारत गणराज्य शासन कानून एक ऐसे जिहादियों के साथ अगर के सामने घुटने टेक देगा तो कानून और संविधान का राज खत्म हो जाएगा। इसकी गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है, तब जाके ये जो 6,000 तबलीगी छुपे हुए हैं, एक छोटे समस्तीपुर शहर तक छुपे हुए हैं, वो तब बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि अब तो इनका आका भी गिरफ्तार हो गया। जब आका को अल्लाह ने नहीं बचाया तो उसको क्या बचाएगा? इसलिए साइकोलॉजिकल वार बहुत, इसको साइकोलॉजिकल वारफेयर बोलते हैं। और जब वो जीत जाते हैं, आप उनकी गिरफ्तारी को टालते रहते हैं, दंगे कर देंगे, ये हो जाएंगे, तो उस साइकोलॉजिकल वारफेयर में 70 साल से हिंदू 2 दर्जे का नागरिक बन के रह गया है। इसलिए ये जो इस तरह के कुतर्क आप करते हैं, आप खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। एबीएस बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। सर नॉट यूज ऑटो करेक्ट मिस्टेक, सॉरी। ओके कोई बात नहीं। तो और कोई अगर आप क्वेश्चन है तो मैं ले लेता हूं। रविंद्र टाटा कह रहे हैं क्या गवर्नमेंट ने जमात पर डिसीजन देर से नहीं लिया है? डिसीजन देर से तो है, तभी परिणाम हमें ये जमातियों के कारण इतने ज़्यादा कोरोना के केस मिले। उनके वीज़ा में भी जो है, कैसे वो टूरिस्ट वीज़ा पे कैसे यहाँ वो धर्मांतरण और धर्म के प्रचार के, मजहब के प्रचार के लिए कैसे घुस रहे थे, ये बहुत बड़ा फेलियर है। वहाँ जब जमात के निजामुद्दीन वाले दफ्तर देखोगे, सामने 50 मीटर की दूरी पे, 500 मीटर की दूरी पे वो थाना है, उनको पता नहीं चला। और दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार जो पूरा परमिशन दे रही है, पता नहीं चला। फेलियर तो है। अमित कुमार बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। संदीप जी सरकारें इतनी सेकुलर कैसे हो जाती है? तबलीगी जमात बराबर सिंगल सोच बराबर स्पेशल ऑपरेशन, यही अमित जी मैं इसी का विरोध कर रहा हूँ, इसी का विरोध कर रहा हूँ। और हम और आप जब मिलकर विरोध करेंगे तो सरकार सही कदम उठाएगी। वो बार बार कई खबरों से मैंने आप लोगों को साबित करके दिया है कि सरकार खबरें उठाती है और कम से कम आपके चैनल्स को, आपके प्रयास को सरकार सुनती भी है। जितने सोशल मीडिया में राष्ट्रवादी हैं, यानी आपके, यानी जो वोटर्स हैं अपने मोदी सरकार के, जब मोदी सरकार वो देखती है कि ये भी एक गुस्से में भर रहे हैं, हमारी कदम हमारे सही नहीं हो रहे हैं, तो फिर जाकर मोदी सरकार भी तब कदम उठा पाती है। आप प्रयास नहीं करोगे, कोई सरकार आपके लिए नहीं उठाएगी, सीधी सी बात है। 414 सीट वाला राजीव गांधी सरकार को इन घुटने टिकवा दिए थे इन मुसलमानों ने, और गिर गई थी सरकार। उस समय देश के सारे हिंदुओं ने वोट किया था। तो उस कुतर्क में मत पड़िए, अभी नहीं, वो सरकार देख रही है, अभी दंगे हो जाएंगे। भारतीय सेना से ज़्यादा बड़ी ताकत है क्या जमातियों की? न्यूमेल भाटिया बहुत धन्यवाद डायमंड मेंबरशिप के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया साहब। तो ये चीज़ें समझा कीजिए, माइंड ओपन रख के हम काम करें। हम ही जब ये कहते हैं कि अभी नहीं करना चाहिए, यानी हमारे अंदर का जो सेकुलर कीड़ा है कुलबुला रहा है, हम डर गए हैं। उनसे डरिएगा, वो आपके सर पे नाचेंगे। उनका मुकाबला करिए,
शिवाजी बनिए, राणा प्रताप बनिए, मानसिंह मत बनिए। इस बात को ध्यान रखिए। बिरदी जी कह रहे हैं हाँ बिल्कुल मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब 30 मिनट हो गया है, अब ये फिर प्रॉब्लम करेगा, तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अब वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर सक्षम है तो सब्सक्रिप्शन जरूर पे कीजिएगा, मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ का, जो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ डिटेल। साथ ही वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिए। सूचनाएं बहुत लोगों तक जानी ही चाहिए, हमें जागृति लानी है, हमें लोगों को जगाना है बस। जहाँ ज्ञान की क्रांति हो गई उसी दिन ये सारे ढकोसले खत्म हो जाएंगे। और कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप सबके कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, उसके हिसाब से कई सुधार भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।